Okay. Generation period or generation time. What is meant by generation time? The time period required for the completion of cell cycle is known as generation time. Okay. Depending upon the type of the cell and organism, the generation time is varying. Okay. Generation time जो होता है ये organism और different different types के जो cells होते हैं इन सभी के dependent होता है. For example, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं इनका जनरेशन टाइम मींस एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो होंगे इनका जनरेशन टाइम थोड़ा सा छोटा होगा. ठीक है. जनरेशन टाइम इट इज वेरी depending upon types of the cell and types of the organism. ठीक है. So उसे हम क्या कहेंगे? That is their generation time. So what is the generation time required for the division of single human culture cell? ह्यूमन की जो सेल होती है उसे अगर हमने कल्चर मीडियम में रखा है. ओके. कल्चर मीडियम मींस न्यूट्रिएंट मीडियम. ओके. ह्यूमन सेल को कंप्लीट एक लाइफ साइकिल करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं. सो 24 आवर्स इज द इट्स जनरेशन टाइम. ओके. देन ईस्ट सेल, यू नो अबाउट द ईस्ट सेल. ईस्ट मींस द Saccharomyces cerevisiae. ओके. इसे आप क्या कहते हो? ईस्ट सेल. इस ईस्ट सेल को लगभग 90 मिनट में इसका जनरेशन टाइम कंप्लीट हो जाता है. देन व्हाट अबाउट बैक्टीरिया? व्हाट अबाउट बैक्टीरिया? फॉर एग्जांपल इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई लिखते हैं शॉर्ट में. सो इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया इनका जनरेशन टाइम होता है 20 मिनट का. कितना बच्चों? 20 मिनट. अगर आप कंपेयर करते हो हायर ऑर्गेनिज्म के सेल डिवीजन को या सेल साइकिल को तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और सिंपल ऑर्गेनिज्म इसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जनरेशन टाइम पीरियड कम होता है. इट इज लेसर. ओके. सो जनरेशन टाइम पीरियड it is lower, it is lesser, it is of short time period required for the cell cycle for the division of the cell in lower organisms. ओके. लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका सेल डिवीजन का या फिर इनका सेल साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के मुकाबले कैसे होता है? लो होता है, शॉर्ट होता है. ओके. दैट इज द केस. सो दिस इज अबाउट द जनरेशन टाइम. देन लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक, our main topic, that is the cell cycle. As we know that the cell cycle it is divided into for the study of the cell cycle we can divide the cell cycle into two different phase. पहली फेज होती है प्रिपरेशन फेज, रेस्टिंग फेज, जिसे आप कहते हो इंटरफेज. ओके. देन सेकंड फेज होती है डिवाइडिंग फेज, जहां पर एक्चुअली एक पेरेंट सेल का दो डॉटर सेल में डिवीजन होता है. उसे हम एम फेज कहते हैं, उसी को हम डिवाइडिंग फेज कहेंगे. ओके. सो इंटरफेज जैसे कि आपको हमने कल बताया था, इंटरफेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट फेजेस. और ये किसके बेसिस पर है? इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेसेस, द टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल ड्यूरिंग इंटरफेज. इंटरफेज के समय जो प्रोसेस हो रही है सेल के भीतर उसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस इंटरफेस को थ्री डिफरेंट फेज में डिवाइड करेंगे. ये थ्री डिफरेंट फेज कौन से हैं? दीज आर number one the G1 phase, S phase and G2 phase. Okay, you know about this. Okay, so G1 phase, S phase और G2 phase. ठीक है. so एक बात का ध्यान रखिए, what is meant by interphase और M phase ये आपको पता है. ठीक है. but how we can define interphase in different way? इंटरफेस को और हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या फिर एम फेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज दिस वन इज द इंटरफेस. ओके. और ये शॉर्ट जो है दिस वन इज द एम फेस, ये कंप्लीट इंटरफेस है. ओके. सपोज दिस वन इज द सेल, ये सेल है, ये सेल ये इंटर हुई है इंटरफेस में और इस एक सेल पे दो डॉटर सेल्स हैं. And then these cells they again enter into the interface. Okay. So what is meant by interphase या फिर mitotic phase या M phase? Okay, the phase between two M phase, two successive M phase. Okay,
माइटोटिक डिवीजन के बीच की जो फेज है उसे हम इंटरफेज कह सकते हैं। या फिर एम फेज को कैसे डिफाइन करोगे? यस, द एम फेज इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेस। समझ में आया? ओके, कोई भी जो सेल होती है उस सेल का शेयर एनी सेल इफ द पेरेंट सेल if the parent cell the karyoplasmic index if it is okay, isn't it? If the karyoplasmic index means cytoplasmic content if it is higher than the nucleus, ठीक है? ओके, सो उस समय, और दूसरा क्या है, if the volume of the cell increase, ओके, तब उस समय वो सेल ग्रोथ फेज में होती है और उस एक सेल के दो सेल में डिवीजन हो जाता है, isn't it? So that is the condition. So देखिए, so किसी भी सेल को, कोई भी सेल जब इंटरफेस में आती है तो उसकी ग्रोथ होकर उसके दो सेल बनेंगे, फिर उसमें और डिवीजन होने के लिए उसे ग्रोथ क्या होना होगा, उसे फिर से ग्रोथ होना होगा, ग्रोथ फेज में जाना होगा, प्रिपरेटरी फेज में जाना होगा, फिर से फिर एंड फेज में आना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आई, जो सेल आई में आती है वो एम में जाएगी, फिर एम में जो सेल डी है उसका डिवीजन हुआ है, फिर वो फिर से कहां पर आएगी? आई में आएगी। फिर जो सेल आई में आई है फिर एम फेज में जाने के बाद फिर उस सेल का क्या होगा? फिर से डिवीजन होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय एम फेज? द फेज बिटवीन सक्सेसिव इंटरफेस, है कि नहीं? या फिर आई फेज मींस द फेज बिटवीन टू माइनॉरिटी फेज, है कि नहीं? ओके, सो इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। मगर ये ऐसे जारी रहता है क्या ये सफर किसी भी सेल का? नहीं, कोई कोई सेल जो होती है वो डिवीजन होने के बाद, ओके ओके, सिर्फ जो स्टेम सेल्स होते हैं या फिर एक्टिवली डिवाइडिंग माइटोटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनमें ये चक्र शुरू रहता है, isn't it? अगर जिस सेल में, यस, जिस सेल में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मींस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो ये अगर फेवरेबल नहीं होता तो वो सेल जो है वो इस डिवीजन फेज में या फिर इंटरफेज से एम फेज में नहीं आएगी। ओके, सो वो एक रेस्टिंग, वो एक इनएक्टिव फेज में चली जाएगी जिसके भीतर बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो चलती रहेगी मगर सेल डिवीजन नहीं होगा। ओके, सो इसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, draw this figure of cell cycle. Then ओके, एम फेज इसे शॉर्ट करेंगे क्योंकि एम फेज जो होती है एक छोटी होती है। देन G1 फेज, S फेज, S फेज, S phase and G2 phase. Okay, so okay, G1 S, G2 M phase. ठीक है? So see here, one by one study about this interface. Interface, as I told you earlier, it is also known as preparatory phase. इसे preparatory phase कहा जाता है क्योंकि इस सेल डिवीजन को होने के लिए एक पेरेंट सेल का दो डॉटर सेल्स में डिवीजन होने के लिए जो प्रोटीन, एंजाइम, फैक्टर्स की आवश्यकता है उन सभी की प्रिपरेशन इंटरफेस में होती है। इसी वजह से इंटरफेस को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं और इसी इंटरफेस को हम क्या कहेंगे? रेस्टिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि पहले जब इस सेल साइकिल सेल डिवीजन की स्टडी चल रही थी उस समय जो आज की जो एडवांस टेक्निक है सेल साइकिल को स्टडी करने की उस तरह के इंस्ट्रूमेंट या फिर टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से ये समझा जाता था कि एम फेज इज द एक्टिव वन क्योंकि एम फेज में क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर्स है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट शेप है, उनकी जो मूवमेंट है वो नजर आती थी। ओके, सो माइटोटिक फेज को एक्टिव समझा जाता था।
मगर जब एडवांस टेक्निक सामने आई उस समय नजर आया कि इंटरफेस तो बहुत ही एक्टिव फेज है. इट इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव वन, as the duplication of cell organelles, cytoplasmic constituent, as well as the duplication of genetic material is taking place inside the interface. That is most important one. समझ में आया? तो इसी वजह से इसे नो डाउट पहले इसे रेस्टिंग फेज कहा जाता था, मगर फिर भी इसमें इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये आपको याद रखना है. चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन इज G1 फेज, S फेज और G2 फेज के बारे में देखिए. ओके, सो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं उसे याद रखना है. सियर इन सभी फेज में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, उन सभी एक्टिविटीज को, प्रोसेस को आपको याद रखना है. ओके, सो G1 phase is also known as pre-synthesis phase. G1 के नाम देखिए, G1 it is also known as first gap phase. इसे क्या कहा जाता है? It is also known as first gap phase. इसका और एक नाम है, it is also known as pre-S phase. Okay, first growth phase या फर्स्ट गैप फेज, फर्स्ट ग्रोथ कहो, ठीक है, देन इट इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज, इंपॉर्टेंट वन. द नेक्स्ट वन, इट इज आल्सो नोन एज, ये ग्रोथ होती है यहाँ पर इसी वजह से, फर्स्ट ग्रोथ फेज. देन सेकंड वन, इसे क्या कहा जाएगा? प्री एस फेज कहा जाएगा, क्योंकि ये G1 फेज किससे पहले होती है? एस फेज से पहले होती है. ओके, मगर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल में इस G1 फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? पोस्ट माइटोटिक फेज. जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, जिनके डॉटर सेल्स आते हैं, वो फिर से और डिवाइड होते हैं, तो ऐसे सेल्स के लिए, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के लिए G1 को पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा जाता है. समझ में आया? ओके, दैट इज द केस, पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट. तो इस G1 फेज में होता क्या है? दिस फर्स्ट ग्रोथ फेज, इन दिस फेज दैट्स फॉर्मेशन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स as well as different factors required for the synthesis of new DNA. Okay, different types के proteins, enzymes, RNA, इनका सिंथेसिस होता है जिसमें DNA का डुप्लीकेशन हो सके. द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, प्रोटीन्स एंड RNA रिक्वायर्ड फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ DNA. DNA का डुप्लीकेशन करने के लिए जो भी एंजाइम्स या प्रोटीन्स, फैक्टर जो भी लगते हैं, उनकी सिंथेसिस यहाँ पर होती है. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज. यहाँ पर सेल का साइज पड़ेगा. ओके, साथ ही साथ अगला पॉइंट, इट इज द लार्जेस्ट फेज इन, कहां पर? लार्जेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस. यहां तक कि नहीं, बल्कि ये सेल साइकिल की सबसे लार्जेस्ट फेज G1 मानी जाती है. ओके, किसे मानी जाती है? G1 मानी जाती है, isn't it? बट जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स? एक्टिवली डिवाइडिंग जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स में G1 का पीरियड शॉर्ट होता है. ओके, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. ओके, सो अगला पॉइंट, ये सारी चीजें कहां पर होती है? ऑल दिस प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस इन G1 फेज. देन डुप्लीकेशन ऑफ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ different cell organelles, different cell organelles जो होते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन भी फर्स्ट गैप फेज में होता है. So इन सभी पॉइंट्स को आपने याद रखना. What happened in first growth phase, G1 phase. ओके, नाउ अभी सभी जो डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स, एंजाइम्स, RNA रेडी है किसके लिए? DNA को, यस, DNA का रेप्लिकेशन करने के लिए. ओके, तब ये सारी चीजें जब रेडी हो जाएगी, तब जाकर सेल कहाँ जाएगी? देन सेल एंटर इनटू
एस फेज, अदरवाइज ये सेल जो है वो G0 फेज में चले जाएगी, यानी इनएक्टिव फेज में चली जाएगी। आर गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी सेल का डिवीजन होने के बाद वो सेल जीवन में एंटर होती है, और इस जीवन में एंटर होने के बाद अगर ऑल दिस टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग इफ इट इज हैपनिंग, then that cell enter into S phase, otherwise the cell exclude from the cell cycle and enter into the G0 phase. ओके, समझ में आया? यानी ये सारी चीजें अगर प्रिपेयर हो जाती है, ऐसी सिग्नलिंग अगर होती है, तब वो सेल जो है एस फेज में गुजरे, एस फेज में एंटर होगी, वरना वो जो सेल है वो इस G1 से सेल कहाँ चली जाएगी? G0 फेज में जाएगी, इनएक्टिव फेज में चली जाएगी। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, सो इसी G0 फेज को हम क्विसेंट फेज कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज क्विसेंट फेज। इनएक्टिव फेज है, मगर ये इनएक्टिव फेज है इसका मतलब ये नहीं कि इस सेल के भीतर कोई एक्टिविटी नहीं होती, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहती है, रेस्पिरेशन होता रहता है। ओके, अगर ये प्लांट सेल है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेगी, ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करेगी, वगैरह वगैरह। ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कैरिंग आउट इन क्वेसेंट फेज, ओके, इन द सेल्स ऑफ क्वेसेंट फेज, एक्सेप्ट डिवीजन, एक्सेप्ट सेल डिवीजन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो ये जो सेल है, अगर इस सेल, इफ दिस सेल इफ गेट becomes active, okay, if this cell, if it regain the capacity of division due to some factors, then it enter into, okay, isn't it? क्योंकि ये जीवन से ही गई है वहां पर। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर इस G0 फेज वाली सेल में ये सारे प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह अगर फॉर्म होते हैं जिससे कि एस फेज कंप्लीट हो सके, तो ये G0 जो है वो G1 से फिर S फेज में वापस मुड़ जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से ये चलता है। अगली फेज S फेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है S फेज। S फेज इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज। इसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। Why it is known as synthesis phase? Because, ओके बच्चों, यहाँ जो सेल आई है उसे हम डिप्लॉइड समझेंगे। कौन सी सेल समझेंगे? डिप्लॉइड सेल। और इस डिप्लॉइड सेल का क्रोमोसोम नंबर ले लीजिए, सपोज 8। ओके, सो बच्चों यहाँ पर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस सी वैल्यू पैराडॉक्स? ओके, 2C होगा। क्या है? 2C, यानी कॉम्प्लीमेंट। C फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए, C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट, C स्टैंड्स फॉर C वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक है, सो 2C हम कंसीडर करेंगे बिकॉज इट इज डिप्लॉइड वन। ओके, अगर हैप्लॉइड होती तो हम 1C लेते। ओके, सो अगला पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज टेकिंग प्लेस इन S phase, देयरफॉर दिस S phase इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे? सिंथेसिस फेज, एस फेज कहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ओके, इसमें और एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। वो क्या होती है? यस, द फॉर्मेशन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ सेंट्रियोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनिमल सेल, क्योंकि सेंट्रियोल ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ओके, सो इस सिंथेसिस फेज में इनसाइड द न्यूक्लियस during synthesis phase, inside the nucleus the chromosome complement becomes double. The DNA complement, okay, chromosome complement in the sense the concentration of DNA becomes double, but without change in chromosome number. Okay, without change in chromosome number, these chromosome concentration becomes 4C from 2C. 2C से chromosome constituent concentration of DNA डबल हो जाता है, that is 2C का क्या होगा बच्चों? 4C होगा। But what will be the chromosome number? Chromosome number remain same. Okay, बहुत ही important है।
और इसी सेल में अगर ये सेल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, ये जो सेल साइकिल में ये जो सेल आई है, सपोज इफ इट इज एनिमल सेल, अगर ये कोई एनिमल सेल होती तो उस एनिमल सेल में एस फेज में ही उस एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में, कहां पर, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। इसका, सेंट्रियोल का। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे याद रखो। इनसाइड द न्यूक्लियस quantity of DNA becomes double from 2C to 4C, okay, but inside the cytoplasm the number of centriole becomes double। centriole क्या होता है, वो क्या काम करता है, ये हम आगे जाकर सेल साइकिल, सेल डिवीजन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मींस इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मगर माइटोसिस इस प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज द केस, ओके। हां, सो सेंट्रियोल क्या फंक्शन करता है वो हम माइटोसिस में डिस्कस करेंगे। सो एनिमल सेल अगर होती है तो उस एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में होगा डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। इज दैट क्लियर? ओके। सो बच्चों, ये इतनी इंपॉर्टेंट फेज है, ये इतनी इंपॉर्टेंट फेज है जिसके बगैर क्या होगा, आगे जाकर एम फेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर जेनेटिक मटेरियल का होना है तो एस फेज बहुत ही जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, यस। सो अगला पॉइंट, G2 phase। Okay, if the duplication of these genetic material DNA, अगर DNA का डुप्लीकेशन यहाँ पर अगर हो जाता है, then this cell it crosses the S phase and enter into the G2 phase। Okay, so ये जो सेल है वो S phase से कहाँ इंटर हो जाएगी, G2 phase में इंटर हो जाएगी। Okay, then what is the characteristic of G2 phase? G2 phase को कई सारे नाम हैं। It is also known as pre-mitotic phase, post-synthetic phase, second gap phase or growth phase। Getting my point? Okay, isn't it? Second growth phase, then post-synthesis phase, pre-mitosis phase, ऐसे इसके डिफरेंट नाम हैं। ओके, सो व्हाट हैपन इन G2 फेज? G2 फेज में क्या होता है, राइट नाउ। अब G2 फेज में से G2 फेज में से सेल को कहां जाना है, M फेज में। M फेज में जाकर क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड DNA, है कि नहीं। DNA साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स, और साथ ही साथ डीएनए जो है, जो जिस डीएनए का यहाँ पर डुप्लीकेशन हुआ है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बच्चों, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ओके, कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ओके, सो ये शॉर्ट फेज होती है, ये बहुत ही शॉर्ट फेज होती है। ओके, G1 और S के मुकाबले G2 इट इज शॉर्टर वन। ओके, मगर सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है M फेज। एक बात आपको याद रखना है बच्चों कि टोटल सेल साइकिल का नियर अबाउट 95% जो ड्यूरेशन है, मोर देन 95 ड्यूरेशन भी अगर आप कहोगे तो चलेगा, वो इंटरफेस के लिए इन्वॉल्व होता है, इंटरफेस के लिए पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द जनरेशन टाइम ऑफ ह्यूमन सेल इन कल्चर मीडियम, 24 आवर्स। ठीक है, उसमें से 23 आवर्स ओनली इंटरफेस हैपनिंग एंड फॉर द 1 आवर्स ओनली एम फेज कंप्लीट। गेटिंग माय पॉइंट? सो मोर देन 95% किसी सेल में इंटरफेस ही होती है, और सिर्फ बहुत ही कम हिस्सा जो है एम फेज के लिए पार्टिसिपेट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, इसे आपको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट वन, G2 फेज में क्या होता है।
अब G2 फेज को डिफरेंट डिफरेंट नेम से पोस्ट सिंथेसिस फेज, प्री एम फेज और प्री माइटोसिस फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम है। सो इसमें किसका सिंथेसिस होता है? सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोटीन दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करता है, हम आपको छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। सी तो बच्चों ये जो डीएनए है, सी ये जो क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम को क्रोमोसोम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। ये होता है सेंट्रोमियर। ये पार्ट क्या है? सेंट्रोमियर। एंड्स को हम क्या कहते हैं? टीलोमियर। ये सिंगल हाफ पोर्शन कहलाता है क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जो है बच्चों, वो माइटोसिस में अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में पुल किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। ओके, सो यहाँ से इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होती है और ये क्रोमैटिड अलग अपोजिट पोल पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से। कौन से प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रोटीन सब यूनिट। ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन सब यूनिट, बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट। ये अल्फा बीटा ओके, इस अल्फा बीटा के जो सब यूनिट है, ये ऐसे जुड़कर ये एक तरह का ऐसा फाइबर बनाते हैं, इसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। ओके, क्या कहेंगे? स्पिंडल फाइबर। और ये जो स्पिंडल फाइबर है, इट पुल द सिस्टर क्रोमैटिड इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सपोज ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये इनका सेंट्रोमियर है। ओके, तो ये है ट्यूबुलिन प्रोटीन, दिस वन इज ट्यूबुलिन प्रोटीन सपोज, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये इस क्रोमोसोम इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करता है। समझ में आया? तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला है, मगर इस मेटा फेज में, सॉरी माइटोसिस फेज में, इस डिवाइडिंग फेज में जिस प्रोटीन का, जिस एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, ऐसे प्रोटीन एंजाइम आरएनए कहाँ सिंथेसिस होते हैं? G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है? द डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम प्रोटीन्स और फैक्टर्स required for M phase, their synthesis is taking place in G2 phase. ओके, सो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने दिया आपको, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, ट्यूबुलिन क्या करता है? इट स्प्लिट द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम एंड पुल इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सेपरेट these sister chromatid in opposite direction or in opposite pole. Getting my point? ओके, सो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का फंक्शन होता है और इसका सिंथेसिस कहाँ हुआ है? G2 फेज में हुआ है। इसके अलावा एक ऐसा भी पॉइंट कहीं कहीं रेफरेंस बुक में आपको पता चलेगा, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज। ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, इनका डुप्लीकेशन भी G2 में होता है, ऐसे भी कहीं पर आपको रेफरेंस बुक में नजर आएगा। ठीक है, सो G2 फेज में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज, इन सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन भी होता है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, अगर ये सारी चीजें सही होगी, सारी चीजें अगर सिंथेसिस हो जाएगी, तब ये जो सेल G2 फेज में है, इट इंटर इनटू द M फेज, यानी डिवाइडिंग फेज में चली जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, सो ये होता है इंटरफेज। एम फेज मींस माइटोसिस फेज जो है, इसके बारे में हम कंप्लीट, इसमें जो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है, और कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 डिफरेंट फेज होते हैं। इसे हमें अलग से स्टडी करना है। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एम फेज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, मगर एक छोटा सा हम आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। ठीक है, एक छोटी सी आइडिया आपको आ जाएगी। सो राइट डाउन, नेक्स्ट वन इज
हाँ तो बच्चों जरा यहाँ बताइए, ये जो सेल आई है G2 फेज में, इनका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? ओके, और इनका C क्या होगा, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट, या फिर इनमें डीएनए कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 4C होगा। और जो M फेज में आई है उनका सेम रहेगा, यानी डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 8 और 4C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डीएनए। ठीक है, अब ये सेल जो है वो इंटर हो रही है एम फेज में। राइट डाउन अबाउट एम फेज, सम बेसिक पॉइंट अबाउट एम फेज। एम फेज इज आल्सो नोन एज mitosis phase, or it is also known as dividing phase। ओके, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली अगर सेल है, जर्मिनल सेल्स है, जनरेटिव सेल्स वगैरह जिस तरह के, ओके, फॉर एग्जांपल, सॉरी जनरेटिव सेल नहीं कहेंगे, गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, गैमेट फॉर्मिंग अगर मदर सेल होती है तो एम फेज उनके लिए मियोसिस रहेगा। क्या रहेगा? मियोसिस। ओके, सोमैटिक सेल के लिए वो, या वेजिटेटिव सेल के लिए वो माइटोसिस रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो डिस्कस करते हैं। सो क्या होता है एम फेज में, जब ये सेल, व्हेन दिस सेल इट क्रॉसेस द G2 फेज, then it enter into M phase। inside the M phase, M phase में क्या होता है? inside the M phase, the duplicated genetic material and cytoplasmic constituent। ओके बच्चों, यहाँ पर जो सेल थी, ये सेल इस तरह की थी, याद रखिए, ये ऐसे, ठीक है, हमने डीएनए ड्रॉ किए हैं, ठीक है, या आप क्रोमोसोम कह सकते हो। यहाँ पर कैसे हुआ है एस फेज में बच्चों? इस तरह से। ओके, यहाँ पर G2 फेज में क्या होगा सेल की कंडीशन? लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसी तरह से, जैसे तो 4C कंडीशन, क्या कौन सी कंडीशन है ये? 4C कंडीशन। यहाँ पर भी इस तरह की 4C कंडीशन सपोज। ठीक है, अगला पॉइंट, अब क्रोमोसोम नंबर अलग है, मगर यहाँ क्रोमोसोम हमने 4 लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ करना मुनासिब नहीं सभी लेकर। ठीक है, सो अब एम फेज में क्या होता है? एम फेज में जब ये सेल आती है तो बच्चों इस एम फेज में जो साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट होता है, और साथ ही साथ जो इस जेनेटिक मटेरियल का जो डुप्लीकेशन हुआ है, इनका स्प्लिटिंग होकर, ये सारे स्प्लिट होकर इस एम फेज में, ये सारे स्प्लिट होकर इसे, ये सारे सिस्टर क्रोमैटिड जो है, हमने सिर्फ लाइन ड्रॉ की है, ये सारे सिस्टर क्रोमैटिड जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट हो जाते हैं। ओके, और जब दो सेल फॉर्म होती है तो हर एक सेल में, ओके इजंट इट, हर एक सेल में क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है वही रहेगा, दैट इज 2C 2C, इजंट इट? ओके, हमने सारे क्रोमोसोम ड्रॉ नहीं किए हैं, सिर्फ 50 मींस यहाँ पर सिर्फ 4 क्रोमोसोम ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पर 4 ही आए हैं, याद रखिए। ओके, यहाँ पर इस 4 क्रोमोसोम का 2C कंडीशन है, मगर यहाँ 4C है। ओके, जैसी सेल यहाँ पर 1C, यहाँ पर कौन सी सेल एंटर हुई थी बच्चों? 2C वाली सेल एंटर हुई थी। आपको हमने कल बताया व्हाट इज दिस 1C 2C 4C। ठीक है, सो इस तरह से एम फेज में क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DNA, equal distribution of DNA and साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट, यानी सेल ऑर्गेनेल्स, इन सब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एम फेज में, और 2 डॉटर सेल्स